नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में वृद्धि और विकास चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप डीएसएसबी, सीटेट या रीट या अन्य स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो हम वृद्धि और विकास की कड़ी में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शारीरिक विकास इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें, लंबाई में कितनी वृद्धि होती है या उसके वेट में कितना वृद्धि होता है और क्या क्या चीज़ें होता है, और शारीरिक विकास के महत्व के बारे में बताया था। आज जो है हम शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उस पर चर्चा करेंगे। कौन सा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है, जो इफ़ेक्ट डालता है शारीरिक विकास पर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, चाहे वह इन्फेंसी स्टेज हो या बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, सभी अवस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जिसको हेरिडिटी कहा जाता है। वंशानुक्रम का शारीरिक विकास से बहुत रिलेशन है, कोरिलेशन है, क्योंकि जैसा जिसका परिवार में लंबाई होती है या फिजिकल हेल्थ होता है या और भी चीज़ें होता है, चाहे मानसिक विकास होता है, वह बच्चे पर प्रभावित होता है। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में लोगों के जो बच्चे होते हैं उन पर भी इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया में आप चले जाएं तो 95% केसेस में जो बच्चे होते हैं वो सांवले होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता, देखिए मद्रासी लोग जो होते हैं सांवले रंग के होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप कश्मीर चले जाएं, कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो है गोरे होते हैं, 99% गोरे होते हैं, तो उनके बच्चे भी गोरे होते हैं। आप चले जाएं ईस्टर्न जोन में, आप सिक्किम चले जाएं, मणिपुर चले जाएं, उधर जो है हाइट ज़्यादा नहीं होता है, उनके नाक का आकार कुछ होता है, आँख का आकार कुछ होता है, तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के विकास में। तो वंशानुक्रम का बड़ा ये होता है। माता पिता की शारीरिक संरचना, माता पिता की शारीरिक संरचना का इफ़ेक्ट जो है बच्चों पर पड़ता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा स्वस्थ होगा। एवं रोग आदि का प्रभाव, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो वंशानुक्रम होती है। जैसे स्नोफिलिया का आप नाम सुने होंगे, मधुमेह का नाम सुने होंगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अगर माता पिता में किसी को मधुमेह है तो उनके संतान में मधुमेह होने की संभावना प्रबल होती है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे जो है मधुमेह के शिकार हों, लेकिन कोई न कोई बच्चे जो है इसके शिकार हो सकते हैं। और एस्नोफेलिया एक बीमारी होती है, जिस बीमारी माँ का होता है, बच्चे जन्म लेते हैं तो यंग स्टेज में ही बच्चे का मौत होने की संभावना होती है, और कई केस में ऐसा देखा गया है। तो कुछ बीमारियाँ जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो माता पिता के शारीरिक स्वास्थ्य से बच्चे के बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा नंबर में आता है वातावरण। वातावरण का भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। इन्वायरमेंट, बच्चे के विकास में वातावरण का बड़ा महत्व है। जैसे अगर स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिक है, या बच्चा जन्म लिया और स्वच्छ वातावरण, शुद्ध वातावरण उसको मिला है,
तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है तीव्र गति से होगा और प्रॉपर ढंग से होगा। स्वच्छता, शुद्ध वायु का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा शुद्ध वायु में रह रहा है तो ऑटोमेटिक है कि उसका विकास भी होगा, रोग रहित होगा। इसके बाद प्रकाश, शुद्ध वायु और प्रकाश आदि, यह भी विकास को प्रभावित करता है, वृद्धि और विकास को। तीसरा नंबर है भोजन। भोजन का भी बड़ा महत्व है वृद्धि और विकास में, क्योंकि अगर शुद्ध भोजन और स्वस्थ भोजन मिल रहा है, बैलेंस डाइट मिल रहा हो, अगर बच्चे को प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रहा हो तो ऑटोमेटिक है कि बच्चे का विकास जो है प्रॉपर होगा। देखे होंगे मजदूर क्लास के अधिकतर के बच्चे जो है छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिला। तो प्रॉपर डाइट अगर नहीं मिला तो स्वाभाविक है कि उसका विकास नहीं होगा। इसीलिए उनके बच्चे जो है अधिकतर छोटे छोटे लगते हैं और लेबर क्लास के, उसका कारण होता है वृद्धि विकास प्रभावित होता है। बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक भोजन आप कह सकते हैं, पौष्टिक भोजन भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है दिनचर्या। दिनचर्या भी विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। जो लाइफ रूटीन होता है, अगर प्रॉपर है, बच्चा समय पर सोता है, समय पर जागता है, समय पर सारा काम करता है, तो उससे भी उसका शारीरिक विकास तो जो होगा ही, मानसिक विकास, जैसे बच्चे को चाहिए कि एक्सरसाइज करना, प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करना, और उसके बाद समय पर सोना, समय पर जगना, तो इससे भी प्रभावित होता है। दिनचर्या का बड़ा महत्व है। विश्राम एवं निद्रा। विश्राम एवं निद्रा यानी रेस्ट का बड़ा महत्व है। विश्राम और निद्रा जो है यह प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, जितना ज़रूरत है जिसको। अब छोटे बच्चे को ज़्यादा सोने की ज़रूरत है तो ज़्यादा सोएगा, लेकिन नॉर्मल अगर मान लीजिए किशोरावस्था में आता है तो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ऐसे उम्र जब बढ़ जाता है तो आदमी के सोने की कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन नॉर्मल जो है अगर किशोरावस्था तक पहुंचता, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में 12-13 घंटे बच्चे सोते हैं, बाल्यावस्था में 8 से 10 घंटे के बीच में सोते हैं। वही जब किशोरावस्था में आता है तो 8 घंटे, 6 से 8 घंटे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई सो रहा है, इससे कम सो रहा है, तो कहीं न कहीं उसके वृद्धि और विकास भी प्रभावित होगा। तो विश्राम और निद्रा का बड़ा महत्व है। नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु अधिकांश समय सोता है। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उसका ग्रोथ की जो प्रक्रिया होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तीव्र गति से, तो रेस्ट में रहने पर वह ज़्यादा ये होता है। 3 से 4 वर्ष का आयु, 3 से 4 वर्ष का जो शिशु होता है, वह 12 घंटे सोता है। और बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो बाल्यावस्था में सोने का जो क्षमता होता है 10 घंटे के करीब होता है, और किशोरावस्था में वह घट करके 8 घंटे हो जाते हैं। लेकिन अगर 8 घंटे से ज़्यादा कोई किशोर सोता है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, सुस्त हो जाएगा वो, दिमागी रूप से वो सुस्त रहेगा, और उसका प्रॉपर जो है मानसिक विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास तो जो होना है वो होगा ही, लेकिन शारीरिक विकास के लिए फिजिकल एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है ना, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रेम और सहानुभूति, 6ठा नंबर है प्रेम और सहानुभूति। यह भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। माता एवं परिवार का प्रेम एवं स्नेह बच्चे के विकास को प्रभावित करता है।
अगर माँ और पिता के द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा बच्चों को बहुत ही स्नेह और प्रेम से रखा जाता है तो बच्चे का विकास जो होता है प्रॉपर होता है, वह भी विकास को प्रभावित। एक बच्चा जो है बार बार घर में उसको डांट मिलता है तो बच्चे का शारीरिक विकास अगर हो भी रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, बार बार उसको उलाहना दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका इफेक्ट उसके माइंड पर पड़ता है और मानसिक विकास कहीं न कहीं से अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए बच्चे के साथ में प्रेम और सहानुभूति स्नेह के साथ ही रहना चाहिए। खेल एवं व्यायाम। खेल एवं व्यायाम ये दोनों देखिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि व्यायाम करने से माइंड कंसंट्रेट होता है, खेलने से भी माइंड कंसंट्रेट होता है। इसीलिए बच्चे को खेल के प्रति भी रुचि ज़रूर पैदा करना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, शरीर बिगाड़ लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना, खेलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ कुछ खेलने में भी समय देना अति आवश्यक है। इसके बाद है नंबर 8 में वयः संधि। वयः संधि अवस्था जिसको कहा जाता है यौवनारंभ, ये प्यूबर्टी कहलाता है। प्यूबर्टी देखिए, इसमें जो वयः संधि अवस्था होती है, इसमें किशोरावस्था और युवावस्था दोनों का मिक्स रूप होता है। किशोरावस्था एवं युवावस्था दोनों स्टेज से मिल करके ये बनता है यौवनारंभ, जिसको प्यूबर्टी कहते हैं। बहुत तरह के चेंजेज आते हैं, थिंकिंग भी बदल जाता है, उनके कार्य करने की क्षमता बदल जाती है, उनका इमेजिनेशन बदल जाता है, कल्पना करने की क्षमता आ जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाता है, अपने से कुछ करने के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो यह जो है वयः संधि स्टेज कहलाता है। और कभी कभी इसमें जो होता है नकारात्मकता भी आ जाती है अगर प्रॉपर बच्चे पर केयर नहीं किया जाए, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया जाए, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं किया जाए, तो कभी कभी वयः संधि स्टेज में वह निगेटिव रास्ते पर चले जाते हैं, यानी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिसका इफेक्ट जो है विकास और वृद्धि पर पड़ता है। इसीलिए वयः संधि स्टेज में बड़े ही सावधानी रखने की ज़रूरत है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। तो यह स्टेज, यह जो है विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं। अब देखिए, यौवनारंभ जो स्टेज होता है प्यूबर्टी, इस पर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यौवनारंभ अवस्था की विशेषताएं। यौवनारंभ अवस्था की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबर्टी। देखिए, यौवनारंभ में क्या होता है, बच्चे में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है, कुछ ऐसा गुण आ जाता है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। जो पेरेंट्स लोग होते हैं परेशान, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला नंबर होता है, पहला जो विशेषता होती है एकांत प्रियता की प्रवृत्ति। एकांत प्रियता की प्रवृत्ति। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकांत प्रिय रहना पसंद करते हैं। लॉनलीनेस टेंडेंसी, लॉनलीनेस
टेंडेंसी, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो सामूहिक रूप से रहना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा होता है कार्य में अरुचि। कार्य में रुचि, कोई काम दिया जाता है तो उसमें अरुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता है। मोनोटोनी इन वर्क, मोनोटोनी इन वर्क, काम में अरुचि पैदा होने लग जाती है, उसको थोड़ा उस समय मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, इनकरेज करने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर गाइडलाइन देने की ज़रूरत होती है ताकि वह अरुचि नहीं हो उसमें। तीसरा सामंजस्य की कमी, एडजस्टमेंट की भी कमी हो जाती है कुछ बच्चे में। सामंजस्य, कुछ तो एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ नहीं एडजस्ट कर जाते हैं, तो यह इसकी विशेषताएं होती है। सामंजस्य की कमी, लैक ऑफ एडजस्टमेंट। नंबर 4 में ऊब की प्रवृत्ति, कोई भी काम करने में बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, ऊब की प्रवृत्ति होती है, माने पेशेंस नहीं रखते हैं, पेशेंस रखने का अभाव होता है। लैक ऑफ बोर्डम फीलिंग, बोर्डम, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो या अन्य कोई काम हो। देखे होंगे शिकायत रहता है बहुत बच्चे का कि हम लगातार 2 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, हम बोर हो जाते हैं, हम कोई काम नहीं लगातार कर सकते हैं। तो इसमें जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। और ऐसे बच्चे को आप एक जो टीचर इस तरह से गाइड कर सकते हैं ताकि वह पेशेंस रखे, धैर्य रखे, और धैर्य के साथ कोई काम होता है, एकाएक नहीं होता है। नंबर 5 बेचैनी, उसमें बेचैनी भी बहुत ज़्यादा होता है प्यूबर्टी स्टेज में, अनईजीनेस, क्योंकि ये जो अवस्था होता है, एडोलिसेंस का जो पीरियड होता है, कहा जाता है एडोलिसेंस पीरियड को क्रिटिकल एज भी कहा जाता है। और इस पीरियड में क्या होता है, स्ट्राइफ, स्टॉर्म, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, चारों दौर से बच्चे को गुजरना पड़ता है जो एडोलिसेंस पीरियड में होते हैं। तो उस स्टेज से दौर में गुजरने के बाद बेचैनी भी उसमें आती है, और कोई काम करने के बाद जो है बड़ा ज़्यादा, और इसीलिए डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं कई। अगर मान लो कोई सफलता, सुसाइड भी कर लेते हैं। माने आप सुने होंगे, पेपर वगैरह में देखे होंगे कि कोटा में इंजीनियरिंग का तैयारी करने गया और बच्चा 1-2 बार में आईआईटी का नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय में बच्चे के साथ जो एडोलिसेंस पीरियड से गुजर रहे हैं या जो प्यूबर्टी स्टेज से गुजर रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है। इसके बाद 6ठे नंबर में अनुशासन और शासन का विरोध। अनुशासन व शासन का विरोध, डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते हैं, एगेंस्ट डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शासन और प्रशासन, अनुशासन दोनों का विरोध करते हैं वो बच्चे। जब प्यूबर्टी, संवेगात्मक व्यवहार में वृद्धि, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, संवेगात्मक व्यवहार में वृद्धि, और इमोशन के चक्कर में बहुत गलत काम भी कर लेते हैं। ग्रोथ ऑफ इमोशनल बिहेवियर, ग्रोथ ऑफ इमोशनल बिहेवियर, इसीलिए ज़्यादा इमोशन में नहीं। हालांकि देखो इमोशन कई तरह के होते हैं, एक चैप्टर ही आगे आप पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी में, तो कुछ इमोशन होते हैं जो आदमी को गर्त में ले जाते हैं, इसलिए ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशन में आदमी कभी किसी को कुछ दे दिया, कर दिया, उसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी, प्यूबर्टी स्टेज में जो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है।
और बच्चा घबराने लग जाता है। 1-2 बार परीक्षा दिया, उसको लगता है कि मेरी तो दुनिया ख़त्म होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लो कोई बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो मेडिकल इंजीनियरिंग ही लास्ट स्टेज नहीं है, उसके आगे बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं और उसके बारे में जानना चाहिए और उसके अनुसार तैयार। सारे डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, सारे इंजीनियर नहीं बनते हैं, सारे आईएएस नहीं बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत है। ऐसा हम बच्चे को गाइडलाइन कर सकते हैं ताकि वह अपने प्रियोरिटी में जो अपने आप को कंट्रोल कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो थी यौवनारंभ अवस्था की विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबर्टी। इसलिए इस चीज़ को एक टीचर को ज़रूर जानकारी होना चाहिए, अपना नहीं चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि इन विशेषताएं हैं प्यूबर्टी यौवनारंभ में, उस विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन करना चाहिए। अब हम आते हैं मानसिक विकास के बारे में। अभी तक जो भी हमने बताया वो शारीरिक विकास के बारे में बताया, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया। अब हम मानसिक विकास के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है वृद्धि और विकास का, जिसको मेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है। देखो, शरीर के विकास के साथ मन का विकास, मानसिक विकास भी होना ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से फिट होना चाहिए। और तीसरा चीज़, इस कंप्लीट एजुकेशन का मतलब ही होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तीनों तरह का विकास अगर आपके बच्चों में हो रहा है तभी वह बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाता है। स्वस्थ होने का भी यही पहचान है कि अगर मानसिक रूप से सही है, शारीरिक रूप से सही है और सामाजिक रूप से सही है, तीनों रूप से सही है तभी। और शिक्षा का यही काम है, व्यवहार में परिवर्तन। एजुकेशन का काम है टू चेंज द बिहेवियर। तो व्यवहार में परिवर्तन कब होगा? और व्यवहार में परिवर्तन के लिए मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास तीनों का होना ज़रूरी है। तो हम मानसिक विकास के बारे में जानते हैं। जन्म के समय जो होता है, जन्म के समय बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, बच्चे का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व होता है। कई विद्वानों ने कहा है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क जो है कोरा स्लेट के समान है। आप लोग सुने होंगे, नाम सुने होंगे, सुकरात ने कहा था ये बातें। तो जैसा उसमें डालेंगे वैसा निकलेगा, है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो डालेंगे वो बनेगा, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए शुरू से ही बच्चे को अगर सही परवरिश में रखा गया और सही तरह से उसके केयर किया गया तो बच्चा का बहुत विकास होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका रेयर केस में ऐसा देखा गया है, जितने भी नियम बने हैं सभी के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। और वो अपवाद को तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो अभाव में रह करके ही बहुत बड़ा नाम किया है कि जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक। न्यूटन के बारे में आप जानते होंगे, एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे काम किया। वह बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए थे और माँ भी दूसरी शादी कर ली थी। नाना नानी के यहाँ पढ़े थे, गरीबी में रहे, लेकिन चूँकि प्रतिभा के धनी थे, उतना अभाव में रह करके भी वो जो काम किए वो अपने आप में अलौकिक है, अनोखा है। आयु में वृद्धि के साथ आयु में वृद्धि के साथ मस्तिष्क का विकास होता है। समझने की शक्ति हो, चाहे स्मरण शक्ति हो, ये और भी तरह की जो शक्तियाँ होती है, चाहे समझने की शक्ति हो, समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति जिसको मेमोरी पावर कहा जाता है, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, तर्क शक्ति जिसको रीजनिंग कहा जाता है, तर्क शक्ति,
एवं बुद्धि का विकास उम्र बढ़ने से बढ़ता है ना। ये सारी चीज़ें जो है समझने की शक्ति हो, स्मरण शक्ति हो, कल्पना शक्ति हो, अलग अलग स्टेज में। अब जैसे प्राइमरी लेवल में है, इन्फेंशियल स्टेज में है, उसमें इमेजिनेशन का पावर नहीं होता है, नहीं कि बाल्यावस्था में आता है, उसमें कुछ क्रिएटिव आता है, क्रिएटिव थिंकिंग, खिलौना बनाना या कुछ ऐसा नक्शा बना देना। लेकिन जैसे किशोरावस्था में आता है तो उसमें कल्पना शक्ति भी बढ़ जाती है और स्मरण शक्ति भी उसका चरम सीमा पर होता है। इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है, जो भी आगे कुछ करना है, किशोरावस्था को अगर बच्चा संभाल ले तो वह आगे बढ़ जाता है। 12 से 18 का जो एज होता है उसी में एक टीन एज होता है, 13 to 19 है ना, जिसको टीन एज कहा जाता है। टीन एज जो होता है एक ऐसा स्टेज होता है, इस स्टेज में जब बच्चे अगर अपने आप को संभाल ले तो वह बच्चा आगे निकल जाता है। 3 से 4 वर्ष में 50% मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेज में 50% मानसिक क्षमता का, मेंटल जो एबिलिटी है वह बढ़ जाती है। तो 3 से 4 वर्ष के स्टेज में ही। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है, तो उसका मेंटल एबिलिटी में वृद्धि होती जाती है। प्रथम वर्ष में जो शिशु होते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रोना, चिल्लाना, हाथ पैर फेंकना शुरू करता है ना। क्योंकि अगर उसको कुछ चाहिए तो अपना रोना, चिल्लाना, हाथ पैर फेंकना शुरू करे ताकि उसके माँ समझ सके या जिसके अंडर में वो पालन हो रहा है उसका, वह इस चीज़ को समझ सके। दूसरे माह में प्रथम वर्ष नहीं, प्रथम माह में शिशु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रोना, चिल्लाना, हाथ पैर फेंकना शुरू करता है। दूसरे माह में जो बच्चे होते हैं वह ध्वनि, आवाज़ को जो है ध्वनि के प्रति आकर्षित होता है। दूसरे माह में जैसे प्रवेश करेगा तो वह आवाज़ सुन करके जो है आँख खोलेगा या देखेगा, यह उसका स्टेज होता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, प्रथम वर्ष में बालक जो है छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे पापा, मामा, दादा, जिसमें ई कार बड़ी ई छोटी की मात्रा नहीं हो उसको आसानी से बोलते हैं। ले पापा बोलने में उसको आसानी होता है, बाबा बोलने में आसानी होता है, नाना बोलने में आसानी होता है, दादा बोलने में आसानी होते हैं। मॉम, डॉड, आजकल तो यहाँ जो है जो विदेशी कल्चर आ गया है तो मॉम और डैड बताते हैं, है ना। डैड बोलने में उसको आसानी होता है, मॉम बोलने में आसानी होता है। लेकिन जो थोड़ा सा पिताजी, माताजी बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। नंबर 4 है तृतीय वर्ष में बच्चा 5 से 7 शब्दों के बाद बोलना शुरू कर देता है। 5 से 7 शब्दों
का वाक्य बोलना शुरू कर देता है। और छठे वर्ष में व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना शुरू कर देता है ना। जब बच्चा 6 वर्ष में पहुंचता है तो व्याकरण की दृष्टि से भी, और वह मैं का प्रयोग ज़्यादा करता है। देखे होंगे आप छोटे बच्चे, मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इस तरह से हम जाएंगे, आप जाएंगे या नहीं, ऐसे घर का माहौल पर भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं मैं का प्रयोग करना पसंद करते हैं। 9वें वर्ष में बालक जो है दिन, दिनांक, वर्ष, महीना समझने लगता है। अगर कोई बच्चा कम उम्र में समझ रहा है तो वह समझिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। लेकिन जनरली बच्चे जो है 9 साल का मतलब हो गया कि चौथी क्लास में, तीसरी चौथी में चला जाता है। इसीलिए उसी समय सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें दी जाती है। वह वर्ष समझने लगता है, दिनांक भी समझने लगता है, दिन कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, ये सारी चीज़ें, कौन सा सन है, यह भी समझने लग जाता है। और 12वें वर्ष में समस्या समाधान योग्यता, समस्या यानी बाल्यावस्था अंतिम स्टेज में रहता है, किशोरावस्था शुरू होने लग जाता है। तो समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम जो होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, समस्या समाधान योग्यता काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट। ये अलग अलग पॉइंट, अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए पॉइंट को बड़े बारीकी से आपको समझना है और याद करना है। इसके बाद है किशोरावस्था में बालक, किशोरावस्था में बालक वास्तविक जगत में रहते हुए कल्पना की दुनिया में, बहुत कल्पना करता है, कल्पना की दुनिया में विचरण करता है। यानी जैसे किशोरावस्था में कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम पायलट अफसर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे। तो यह कल्पना की दुनिया में, वास्तविक धरातल से थोड़ा सा ऊपर उठ करके वो सोचते हैं। लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद 1-2 बार परीक्षा दिए नहीं सफलता मिलती है, तब वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति की अधिकता होती है ना। किशोरावस्था में जो है कल्पना शक्ति की अधिकता होती है और कल्पना करना चाहिए। मैं कहता हूँ कल्पना करो, लेकिन उसको वास्तविक यथार्थ में लाने का भी प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने तरह के खोज हुए हैं, वह कल्पना पर ही आधारित है। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसके लिए विजुलाइजेशन भी ज़रूरी है। विजुलाइज करो, जो बनना है उसको अपने दिमाग में देखो, सामने रखो, तस्वीर बना लो, और वही तुम्हें जो है उसके अनुसार सफलता मिल सकती है। बालक की अपेक्षा
बालिका में कल्पना शक्ति अधिक होती है। क्योंकि ऐसा देखा गया है यह सर्वे के आधार पर कि जितना कल्पना लड़के नहीं करते हैं उससे ज़्यादा लड़कियां करती हैं, तो बालक की अपेक्षा बालिका में कल्पना शक्ति अधिक होती है। अब इसके बाद आता है तीसरा, ये मानसिक विकास के बारे में आपको हमने बता दिया। तीसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर कई क्वेश्चन पूछा गया है विगत एग्जाम में। संज्ञानात्मक विकास जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत तरह के नियम सिद्धांत देने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन पियाजेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे। अगर संज्ञानात्मक विकास की हम चर्चा करते हैं तो जीन पियाजे का नाम इंग्लिश में लिखा जाता है जीन पियाजेट। जीन पियाजेट, इनका नाम जो है बहुत बड़ा योगदान रहा और ये स्विट्ज़रलैंड के थे और बहुत इंटेलिजेंट थे। ये बहुत ही कम उम्र में इन्होंने पीएचडी किया था और बहुत तरह की किताबें इन्होंने लिखा, बहुत तरह की पत्रिकाएं लिखा और अपने ज़माने के 1896 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है जीन पियाजेट के बारे में थोड़ा सा बता दें कि 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और जीन पियाजे 22 वर्ष की उम्र में 22 वर्ष की उम्र में जूलॉजी में पीएचडी किया था। पहले के जो विद्वान होते थे वह मल्टी टैलेंटेड होते थे। आज कोई व्यक्ति, एक आदमी डॉक्टर बन जाता है तो इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन पहले के विद्वान ऐसे होते थे कि जो डॉक्टरी में भी महारत हासिल है, फिलोसफी में भी महारत हासिल है, वैज्ञानिक भी बन गए, वकील भी बन गए, चित्रकार भी बन गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर आप जीके वगैरह पढ़ते हो तो मल्टी टैलेंटेड थे। वह सब कुछ सारे तरह के जो स्पेशल क्वालिटी होता है उनमें था। तो उसी तरह से जीन पियाजे जो है, आप देखिए एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी बने, जबकि ये जूलॉजी में पीएचडी किया, यानी साइंस पढ़ने वाला फिलोसफर बन जाता है। तो ये सारी विशेषता इनमें थी। संज्ञानात्मक विकास के बारे में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्वेश्चन में आता है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रणेता कौन थे, तो जीन पियाजेट का नाम नंबर 1 पर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना है। इन्होंने बहुत तरह की बातें बताई कि आदमी का जो विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसमें संज्ञानात्मक विकास का बड़ा महत्व है। मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है। मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान अल्फ्रेड बीनेट, आगे आप पढ़ेंगे, जिन्होंने आईक्यू के बारे में दिया था, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट इंटेलिजेंट आईक्यू। तो उसके बारे में बीनेट और साइमन दोनों मिल करके एक फार्मूला दिया था, जो आगे हम इंटेलिजेंस चैप्टर में जब पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। उन्होंने कहा था कि मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, यह फार्मूला इन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। और अलग अलग जगह इन्होंने
प्रयोग किया था। बाद में इन्हीं के देखा देखी अलग अलग देश में भी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान अल्फ्रेड बिनेट के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल में जीन पियाजे ने बुद्धि परीक्षण का कार्य किया था। क्योंकि बुद्धि परीक्षण के बारे में जो है ये अल्फ्रेड बिनेट ने बहुत तरह के थ्योरी सिद्धांत दिया था, और जिसमें 400 से अधिक, इसके अलावा जीन पियाजे ने 400 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया, और 16 सितंबर 1980 को 16 सितंबर 1980 पियाजे की मृत्यु हो गई थी। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक कार्य विधि की क्या विशेषताएं बतलाई है, यह हम चर्चा करेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की विशेषताएं, संज्ञानात्मक कार्य विधि की विशेषताएं। यह हम चूँकि संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत ही विस्तार से इन्होंने चर्चा की है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज जो है आपको मानसिक विकास की शुरुआत मैंने की है, और संज्ञानात्मक विकास की मानसिक विकास की ही प्रक्रिया में आगे की करी है, और जीन पियाजे का इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहेंगे और प्रत्येक वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप जो है आपको बिना पढ़े भी याद हो जाए, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार किया जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिक याद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह के टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।